जय हिंद फ्रेंड्स। मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल राइट पे अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सस्ता से आनंद होंगे। आज की क्लास में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। यानी इस क्लास को करने के बाद में आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? तो जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे कि चुंबक क्या होता है। तो अगली हेडिंग डाल देना है चुंबक। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वह पदार्थ जो लोहे के कणों को या चुंबकीय गुण रखने वाले अन्य कणों जैसे निकेल और कोबाल्ट के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक क्या है? वह पदार्थ जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब दो चुंबकों को सामने लाया जाता है तो अगर उनके समान ध्रुव एक दूसरे से नजदीक आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर असमान ध्रुव होते हैं यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव तो वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और चुंबक के इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। अब इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे चुंबक के गुणों को। अब इसके बाद में हम जानेंगे चुंबक के गुणों को। तो हेडिंग डाल देना है चुंबक के गुण। चुंबक का सबसे पहला गुण होता है कि चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसके इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो इसके पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है
अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबकत्व कहते हैं, यानी चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसके इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। इसके दूसरे गुण में हम लिखेंगे कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जब दो चुंबकों को आसपास लाया जाता है तो अगर उनके समान ध्रुव एक दूसरे के नजदीक हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर असमान ध्रुव हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दूर भगाते हैं। जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है तो अगर इनको आसपास लाया जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर सेम है यानी उत्तरी ध्रुव पास है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के आसपास है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी अगर समान ध्रुव होंगे तो उसमें रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और अगर असमान ध्रुव होंगे तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अर्थात आकर्षित करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके चौथे गुण पर। इसका चौथा गुण होता है कि यदि एक चुंबक को कई टुकड़ों में तोड़ दें, तो वह पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। पूर्ण चुंबक बन जाता है। यानी केवल एक ध्रुव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में दो ध्रुव होने चाहिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर हम एक चुंबक को कई टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं, प्रत्येक टुकड़ा एक नए चुंबक का रूप धारण कर लेता है। तो चौथे पॉइंट में हमने देखा कि यदि एक चुंबक को कई टुकड़ों में तोड़ दें तो वह पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबक में एक ध्रुव का अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात चुंबक में एक ध्रुव का अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता। तो चुंबक के गुणों में हमने देखा कि चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के इसी गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। इसका दूसरा गुण होता है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पहला उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तीसरा गुण होता है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पास लाए जाए तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर दक्षिणी ध्रुव आसपास लाए जाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या फिर अगर उत्तरी ध्रुव को पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। फिर इसका चौथा गुण होता है कि यदि चुंबक को कई टुकड़ों में तोड़ दें तो वह पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, अर्थात चुंबक में एक ध्रुव का अकेले कोई अस्तित्व नहीं होता।
चुंबक में दो ध्रुव होने चाहिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर एक चुंबक को कई टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, यानी प्रत्येक टुकड़े में एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। तो इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को। अब इसके बाद में हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं को। तो हेडिंग डाल देना है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। और ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं? तो वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों को। तो अगली हेडिंग डाल देना है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में सबसे पहला गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ऐसा करते हुए ये एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। इनका दूसरा गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरे गुण में हम लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखा या हम कहें चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। फिर इसके बाद में इसका तीसरा गुण होता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव है। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इनका रीजन होता है कि एक बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दो दिशाएं, हम कहें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं असंभव होती हैं। फिर इसके बाद में हम जानेंगे चौथा गुण। चुंबकीय बल रेखाएं ये ध्रुव के पास बहुत ही सघन अवस्था में पाई जाती हैं। इस कारण ध्रुव के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्रबल होता है। तो चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास, चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास प्रबल होता है, प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास प्रबल होता है क्योंकि ध्रुवों के पास, क्योंकि ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं सघन होती हैं, क्योंकि ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, या हम कहें सघन होती हैं, पास पास होती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों में हमने देखा कि इसका पहला गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, और ऐसा करते हुए ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है। इसका दूसरा गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं का तीसरा गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं असंभव है। फिर इसका चौथा गुण होता है कि चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के पास प्रबल होता है, क्योंकि ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र है कि ध्रुवों के नजदीक बहुत प्रबल होता है। इसका रीजन ये होता है कि ध्रुवों के नजदीक चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, या हम कह सकते हैं कि सघन होती हैं। अब इतना आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, तो हेडिंग डाल देना है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद में हम जानेंगे लॉरेंज बल क्या है। तो हेडिंग डाल देना है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल क्या है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि माना क्यों आवेश का एक आवेशित कण है, माना क्यों आवेश का एक आवेशित कण, आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करता है, V वेग से गति करता है, तो उस पर
तो उस पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा QVB साइन थीटा। F बराबर QVB साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है? थीटा वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है, V और B के बीच का कोण है। यहां पे हम लिखेंगे F बराबर QVB साइन थीटा, यही लॉरेंज बल है, जहां थीटा B तथा V के बीच का कोण है। थीटा क्या है? V तथा V के बीच का कोण है। क्यों क्या है? क्यों? अभी यहाँ पे हमने बताया क्यों आवेश का एक आवेशित कण है, V उस आवेशित कण की चाल है और B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, F क्या है? लॉरेंज बल है। यहाँ पे हम लिखेंगे यही लॉरेंज बल का सूत्र होता है, यही लॉरेंज बल है। अब इतना आप नोट करेंगे, फिर इसके आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि जो लॉरेंज बल का सूत्र निकला है F बराबर QVB साइन थीटा, इसमें अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री कर दें, यानी अगर हम ये माने कि जो आवेशित कण है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है, तो थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब थीटा के इस मान को यहाँ पे रख देना है, तो ये हो जाएगा F बराबर QVB साइन 90 डिग्री। अब हमें साइन 90 डिग्री का मान पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख देना है, तो F बराबर हो जाएगा QVB, यानी 1 का गुणा QVB से कराएंगे तो एक QVB हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आवेश को एकांक और वेग को एकांक मान लें, तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यह F के बराबर हो जाएगी। अर्थात अगर हम Q को 1 और V को 1 मान लें, तो जो F है यह B के बराबर हो जाएगी। अगर हम आवेश और वेग को एकांक माने, तो जो बल है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगी। और यहां से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा निकल आएगा कि जब कोई आवेशित कण एकांक आवेश और एकांक वेग से गति करता है, उस पर जो बल कार्य करता है उसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब कोई आवेशित कण एकांक आवेश व एकांक वेग से गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जब कोई आवेशित कण एकांक आवेश व एकांक वेग से गति करता है, तो उस पर कार्य करने वाले बल को ही हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक वेबर, टेस्ला या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो इसके मात्रक में हम लिखेंगे कि इसका मात्रक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस तथा वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। यानी 4 मात्रकों में आपको कोई 2 मात्रक याद रखने, 1 मात्रक याद रखेंगे काम चल जाएगा। ये हमने बता दिया कि इसके 4 मात्रक होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या क्या होता है? तो न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, हमने शॉर्ट में लिख दिया N अपॉन एम्पियर मीटर, या हम कहें न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। टेस्ला होता है, गॉस होता है और वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है। अब इतना आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो हेडिंग डाल देना है
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यदि हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, यदि अंगूठा धारावाही चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो लिपटी हुई अंगुलियां या हम कहें मुड़ी हुई अंगुलियां ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इसके लंबवत कर लें, तो यदि अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो लिपटी हुई अंगुलियां या हम कहें मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, या हम कहें दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम है। यानी अगर हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस तरीके से मोड़ें, तो अगर अंगूठा चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। यही आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम होता है। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। अब इसके बाद में हम जानेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर हम बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो यदि पहली उंगली जो अंगूठे के पास वाली उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और जो बीच की उंगली है ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि अंगूठे के पास वाली उंगली या हम कहें तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हो,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी उंगली जिसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो यदि अंगूठे के पास वाली अंगुली यानी तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली यानी मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी अगर हम अपने बाएं हाथ की ये अंगूठा और पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो यदि पहली अंगुली या इसे हम कहें तर्जनी अंगुली ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी बी को प्रदर्शित करे, बीच की अंगुली या हम कहें मध्यमा अंगुली ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसे हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं FBI, यानी F चालक में लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी अंगूठा, B यानी ये जो आपकी पहली अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी और बीच की अंगुली ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम को। तो हेडिंग डाल देना है दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाला बल ये हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। यानी चालक पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी? यह हथेली के लंबवत ऊपर की होगी। फैली हुई अंगुलियां ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी और अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही दाएं हाथ की हथेली का नियम है। तो इसमें हम लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। यानी दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, ये फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो चालक पर लगने वाला बल यानी F यह हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। यही दाएं हाथ की हथेली का नियम है। इसे अब आप नोट करेंगे।
अब इसके बाद में हम जानेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम को। तो हेडिंग डाल देना है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेंचकस को लेकर के इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा में चले, तो जिस दिशा में अंगूठा पेंच को घुमाने के लिए घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो इसमें हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में हम कहें दाहिने हाथ से पेंचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जिस दिशा में अंगूठा पेंच को घुमाने के लिए घूमता है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेंचकस को पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जिस दिशा में अंगूठा पेंच को घुमाने के लिए घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है, इसे अब आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम जानेंगे बायो-सेवर्ट के नियम को। तो हेडिंग डाल देना है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। इस नियम को समझने से पहले हम एक आकृति को समझेंगे। आकृति में एक धारावाही चालक तार XY है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक तार की अल्पांश लंबाई डेल्टा L है, जिसके द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है। अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी है ये R है, और अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच जो कोण बन रहा है यह थीटा है। बायो-सेवर्ट के अनुसार अल्पांश लंबाई डेल्टा L के द्वारा बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें हम लिखेंगे बायो तथा सेवर्ट के अनुसार, बायो तथा सेवर्ट के अनुसार, ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बायो तथा सेवर्ट के अनुसार अल्पांश लंबाई या हम कहें चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा L के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी डेल्टा B निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, जो अल्पांश लंबाई के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है यह धारा I के समानुपाती होता है। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि अल्पांश लंबाई के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है अर्थात डेल्टा बी है यह समानुपाती होगा धारा आई के। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद में हम आएंगे दूसरी बात पे कि जो अल्पांश लंबाई के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है यह अल्पांश लंबाई या हम कहें बिंदु P और अल्पांश लंबाई के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात में हम ये लिख सकते हैं अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल के समानुपाती होता है। अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है अर्थात डेल्टा बी ये समानुपाती होगा डेल्टा एल के। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। यानी अल्पांश लंबाई के द्वारा बिंदु P पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा P है इसका मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहली बात कौन सी है कि अल्पांश के द्वारा या हम कहें अल्पांश लंबाई के द्वारा, यहाँ पे लंबाई छूट गया, लंबाई लिखे दे रहे हैं। अल्पांश लंबाई के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है अर्थात डेल्टा भी समानुपाती होगा आई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। तो दूसरी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है यानी जो डेल्टा बी है या डेल्टा एल के समानुपाती होगा। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेना है। इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी अगली बातों पर। अब इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यह अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा एल तथा बिंदु P के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है। बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होता है अर्थात डेल्टा बी है या समानुपाती होगा साइन थीटा की। ज्या को हम साइन थीटा कहते हैं। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई डेल्टा एल तथा बिंदु P, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती होगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे चौथे पॉइंट पे और इसका चौथा पॉइंट होता है ये चुंबकीय क्षेत्र है यह अल्पांश लंबाई को बिंदु P से मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चौथा पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर देना है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जो डेल्टा बी है या व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी के। इसे हमें मान लेना है इक्वेशन नंबर 4। अब इतना आप नोट करेंगे, फिर इसके बाद में इन चारों ही समीकरणों को जोड़ देना है। अब इसके बाद में इन चारों समीकरणों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर इन चारों समीकरणों को जोड़ देना है। चारों समीकरणों को जोड़ने पर आएगा डेल्टा बी समानुपाती होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चारों समीकरणों को जोड़ने पर ये समीकरण प्राप्त होगी। अब यहाँ पे हम समानुपाती के साइन को हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब भी हम समानुपाती के साइन को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वहां पे आता है, यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा। ये हो जाएगा डेल्टा बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती नियतांक है, यहाँ भी समानुपाती नियतांक आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्योंकि हमने यहाँ पे समानुपाती के साइन को हटा करके इक्वल टू लगाया, तो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई समानुपाती नियतांक है जिसका मान यानी इसका मान क्या होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। अब अगर यहाँ पे हम म्यू नॉट का मान निकालें तो म्यू नॉट का मान हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। तो म्यू नॉट का 1 से गुणा म्यू नॉट हो जाएगा, 4 पाई का 10⁻⁷ से गुणा तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। जहां म्यू नॉट क्या है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है, और इसका मान क्या होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। और बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि यही बायो-सेवर्ट का नियम है, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। बहुत महत्वपूर्ण नियम है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा। अब इसके बाद में हम जानेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र को। तो इसमें हम देखेंगे कि माना एक एल लंबाई का धारावाही चालक, माना एक एल लंबाई का धारावाही चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है,
गति कर रहा है। इस चालक पर लगने वाला बल, इस चालक पर लगने वाला बल, इस चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, जो बल है या चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। पहला पॉइंट क्या है? चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जो F है यह I के समानुपाती होगी। तो F समानुपाती I, इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसकी दूसरी बात पे, दूसरी शर्त पे, कि चालक पर लगने वाला जो बल है या चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके समानुपाती होगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात जो F है यह समानुपाती होगा B के। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इतना आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके तीसरे पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट होता है कि जो चालक पर लगने वाला बल है यह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती L। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात जो F है यह L के समानुपाती होगा। समीकरण नंबर 3 से मानना है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके चौथे पॉइंट पर, जो चालक पर लगने वाला बल है यह चालक की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे कि चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई, चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या का मतलब होता है साइन। तो चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, अर्थात जो F है यह समानुपाती है साइन थीटा के। इसे हमें मानना है समीकरण नंबर 4। अब इतना आप नोट करेंगे, फिर इन चारों ही समीकरणों को जोड़ना है और F के मान को निकालना है। अब इसके बाद में हम इन चारों ही समीकरणों को जोड़ देंगे।
तो लिखेंगे कि चारों समीकरणों को जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर लिखेंगे चारों समीकरणों को जोड़ने पर, चारों समीकरणों को जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा F समानुपाती IBL sin थीटा। क्या हो जाएगा? F समानुपाती IBL sin थीटा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हम समानुपाती के साइन को हटाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं तो वहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम समानुपाती के साइन को हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो जाएगा F बराबर K IBL sin थीटा। F बराबर K इंटू IBL sin थीटा, जहां के क्या है? जहां के समानुपाती नियतांक है, जहां के समानुपाती नियतांक है। यदि हम k के मान को 1 के बराबर कर दें, k बराबर 1 कर दें, तो F बराबर हो जाएगा IBL sin थीटा। F बराबर हो जाएगा IBL sin थीटा। यही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का सूत्र होता है। इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। सबसे पहले मानेंगे इसके पहले प्रश्न पे। इसके पहले प्रश्न में दिया गया है कि 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें Q का मान दिया गया है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम और V का मान दिया गया, यानी वेग दिया गया है 10⁻6 मीटर पर सेकंड। फिर इसके बाद में थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री और B का मान दिया गया है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है B बराबर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें पूछा गया है कि आवेश पर लगने वाले बल का मान। तो आवेश पर लगने वाले बल का मान F बराबर, ये फार्मूला हो जाएगा QVB sin थीटा। F बराबर क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा हो जाएगा, यानी लॉरेंज बल का फार्मूला होता है F बराबर QVB sin थीटा, उसी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। F बराबर Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19, V का मान है 10�6 साइन थीटा। थीटा का मान क्या है? 60 डिग्री। तो साइन थीटा के स्थान पर रखना है 60 डिग्री। क्या रखना है? 60 डिग्री। फिर इसके बाद में Q हो गया, V हो गया, साइन थीटा हो गया, B का मान छूट गया, B का मान रखना है 3। B का मान कितना है? तो B का मान है 3। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये हो जाएगा F बराबर 3.2 गुणे 10⁻⁻19 से 6 घट जाएगा तो -13 गुणे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इनटू में हो जाएगा 3। अब इसके बाद में 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, यानी 1.6 हो जाएगा। तो ये बचेगा F बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻13 इनटू में √3 है और इनटू में 3 है, इनटू में 3 है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम √3 का मान रख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 3 का 16 से, यहाँ कहें 1.6 से गुणा, 16 × 3 = 48, यानी 4.8 हो जाएगा गुणे 10⁻⁻13 और √3 का मान होता है 1.732। तो हम दशमलव के 2 अंकों तक ले सकते हैं 1.73। अब इसका हम गुणा करवा देंगे। 1.73 का गुणा कराना है 4.8 के साथ, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 56 और 2 = 58, 8 × 1 = 8, 5 × 13, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 1 × 29, 4 × 1 = 4, 2 = 6। जोड़ेंगे 4, 8, 2 10 का 0, 9 3 12, 1 13 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। 2 और 1 3 संख्या बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आएगा 8.304, 8.304
304, F बराबर 8.304 गुणे 10 की पावर -13, या हम कहें F बराबर 8.3, दशमलव के एक अंक तक रोक के बाकी संख्याओं को छोड़ सकते हैं, गुणे 10 की पावर -13 न्यूटन। यही आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कि 2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। यह 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि धारावाही चालक, पहला पार्ट दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, दूसरा पार्ट दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और तीसरा पार्ट दिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें लंबाई चालक की दी गई है, यानी L का मान दिया गया है 2 मीटर। फिर इसके बाद में धारा का मान यानी I का मान दिया गया है 10 एम्पियर, धारा I 10 एम्पियर है। फिर इसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान दिया गया है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना दिया गया है? तो 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर कहा गया है कि चालक में लगने वाले चुंबकीय बल का मान यानी F का मान निकालना है, और पहली कंडीशन दी गई है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पे जो बनने वाला कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा। समांतर रेखाओं के बीच में कोई कोण नहीं बनता, हम मानेंगे कि 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो वहां पे थीटा का मान रखना है 0 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा F बराबर IBL साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल का फार्मूला F बराबर IBL साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो F बराबर I का मान है 10 एम्पियर, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 है, L लंबाई 2 मीटर है, और साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या रखना है? समांतर है तो 0 डिग्री रखना है, और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरीके से F आ जाएगा 0 न्यूटन, यानी 0 से किसी भी संख्या का गुणा कराएंगे तो सब 0 हो जाएगा। इसलिए पहली शर्त का आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो लगने वाला बल 0 न्यूटन के बराबर होगा। अब इतना आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट पे आएंगे। सेकंड पार्ट पे कहा गया है कि धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल है उसका मान निकालना है जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, और जब लंबवत होता है तो वहां पे थीटा का मान 90 डिग्री रखना है। लंबवत होने का मतलब कि कोई एक क्षैतिज रेखा है, उस पर एक लंब रेखा है जो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। अब फार्मूला लगाना है F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा, वैल्यू रख देंगे। I का मान क्या है? 10 एम्पियर है, B का मान क्या है? 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, L का मान है 2 मीटर, और साइन थीटा, थीटा का मान है 90 डिग्री। साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पे रखना है 1, तो F बराबर हो जाएगा 10 दूना 20, 20 दूना 40, और साइन 90 का मान 1, तो 40 से कम 40, यानी 40 न्यूटन आ जाएगा। अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है तो जो लगने वाला बल है उसका मान 40 न्यूटन के बराबर होगा। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद में हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया गया है कि यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाए, यानी इसमें हमें थीटा का मान दिया गया है 45 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। अब हमें फार्मूला लगाना है F बराबर IBL साइन थीटा, तो वैल्यू रख देना है। I का मान क्या है? 10 एम्पियर है, B का मान 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, L का मान 2 मीटर, साइन थीटा का मान 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा F बराबर 10 दूना 20, 20 दूना 40 हो जाएगा, गुणे, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब यहाँ पे हम √2 से गुणा √2 से भाग कर दें तो ये हो जाएगा F बराबर 40 गुणे 1/√2 है। यहाँ पे हम √2 से गुणा और √2 से भाग कर रहे हैं,
तो √2 का √2 से गुणा 2 हो जाता है और 2 से ये आपका 40 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 0 यानी 20, 20 दूना 40 होता है। √2 का √2 से गुणा 2 आएगा, 2 से 40 को काटेंगे बचेगा 20, तो f बराबर हो जाएगा 20 √2। यहाँ पे हम √2 का मान भी रख सकते हैं क्योंकि √2 का मान होता है 1.414। यहाँ पे हम दशमलव के 2 अंकों तक ले सकते हैं, 1.41। यहाँ पे हो जाएगा f बराबर 20 गुणे 1.41। इसका हम गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, एक 0 और 2 संख्या बाद दशमलव यानी 28.2। तो f का मान आ जाएगा 28.2 न्यूटन। जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री का कोण बनाता है तो जो बल है, जो चालक पर लगने वाला बल है, इसका मान 28.2 न्यूटन आता है। इसे आप नोट करेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में चैप्टर 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इस चैप्टर से पहले की 1 शॉट वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।